हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे कंपनीज एक्ट का एक नया चैप्टर जिसका नाम है काइंड्स ऑफ कंपनीज। यहाँ पर हम अलग अलग तरीके की कंपनीज के बारे में पढ़ेंगे और उनकी डेफिनेशंस को देखेंगे। बेसिकली ये चैप्टर पूरा डेफिनेशन बेस्ड चैप्टर है। यहाँ पर हम कई सारी कंपनीज और उनकी डेफिनेशंस को देखने वाले हैं। अगर मैं बात करूँ काइंड्स ऑफ कंपनीज की, तो कंपनीज एक्ट 2013 ने कंपनीज को 7 बेसिस पर डिवाइड कर रखा है। आपके सामने ये काइंड्स ऑफ कंपनीज का चार्ट मैंने बना रखा है, आप इसको देख सकते हो। यहाँ पर एकदम बढ़िया तरीके से आपको कंपनीज का डिवीजन बता रखा है। तो पहला बेस है हमारा इनकॉर्पोरेशन, दूसरा है लाइबिलिटी, तीसरा होगा हमारा मेंबरशिप, चौथा होगा हमारा कंट्रोल, पांचवा होगा ओनरशिप, छठा होगा हमारा ऑब्जेक्ट और सातवां होगा वर्किंग। 7 बेसिस पर डिवाइड कर रखा है। पहला बेसिस है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। कंपनीज को हम इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पर डिवाइड कर सकते हैं। इसके अंदर हमें टोटल 3 तरीके की कंपनीज देखनी है। पहली होती है हमारी रजिस्टर्ड कंपनी, जो कि गिवन है हमें सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 20 के अंदर। दूसरी है हमारी स्टैट्यूटरी कंपनी और तीसरी है चार्टर्ड कंपनी। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड बेसिस की, जो कि है ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी के बेस पर हम कंपनी को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक है अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, दूसरी है लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी हमें सेक्शन 2 क्लॉज 92 में गिवन है, जबकि लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज की अगर हम बात करें तो उसको भी हम फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहली होती है हमारी लिमिटेड बाय शेयर्स, दूसरी होती है लिमिटेड बाय गारंटी और तीसरी होती है लिमिटेड बाय शेयर्स एंड गारंटी। लिमिटेड बाय शेयर्स हमें सेक्शन 2 क्लॉज 22 में मिल जाएगी, लिमिटेड बाय गारंटी हमें सेक्शन 2 क्लॉज 21 में मिल जाएगी। उसके बाद आता है हमारा थर्ड बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ मेंबरशिप। मेंबरशिप के बेसिस पे हम कंपनीज को 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है हमारा पब्लिक कंपनी, जो हमें गिवन है सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 71 के अंदर। दूसरा होता है हमारा प्राइवेट कंपनी, ये हमें गिवन है सेक्शन 2 क्लॉज 68 के अंदर। तीसरा होती है हमारी ओपीसी 1 पर्सन कंपनी, जो हमें दिया गया सेक्शन 2 क्लॉज 62 के अंदर। फोर्थ है हमारा स्मॉल कंपनी, सेक्शन 2 क्लॉज 85 के अंदर। तो ये 4 तरीके की हमारी कंपनीज हो गई ऑन द बेसिस ऑफ मेंबरशिप। उसके बाद देखेंगे हम ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। उसके अंदर हमें 5 कैटेगरी बता रखी है। पहली होती है हमारी होल्डिंग कंपनी, सेक्शन 2 क्लॉज 46 के अंदर। दूसरी होती है हमारी सब्सिडरी कंपनी, सेक्शन 2 क्लॉज 87 के अंदर। तीसरी होती है हमारी एसोसिएट कंपनी, सेक्शन 2 क्लॉज 6 के अंदर। उसके बाद होती है हमारी सिस्टर कंपनी और फिर आती है हमारी ग्रुप कंपनीज। सिस्टर कंपनी और ग्रुप कंपनीज के बारे में कम ही स्टूडेंट्स ने सुना होगा, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि आखिर ये कौन सी कंपनीज होती हैं। उसके बाद आता है हमारा अगला बेसिस, जो कि होगा ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के बेसिस पे हम कंपनीज को 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक होती है हमारी फॉरेन कंपनी, सेक्शन 2 क्लॉज 42, दूसरी होती है हमारी गवर्नमेंट कंपनी, सेक्शन 2 क्लॉज 45। उसके बाद हम अगर ऑब्जेक्ट के बेसिस पे कंपनी को डिवाइड करें तो यहाँ पर हमारी कई सारी कैटेगरीज आ सकती हैं। एक होती है हमारी सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 के अंदर जो है ऐसी कंपनीज के बारे में बता रखा है जो नॉट फॉर प्रॉफिट के पर्पज से बनती है, यानी इन कंपनीज का पर्पज प्रॉफिट कमाना नहीं होता। तो ये हमें सेक्शन 8 में गिवन है, तो जनरली इन कंपनीज को बोला जाता है सेक्शन 8 कंपनीज। उसके बाद आती है हमारी बैंकिंग कंपनी, जो बैंकिंग के ऑब्जेक्ट के लिए बनी होती है। फिर आती है इंश्योरेंस कंपनी, जो इंश्योरेंस के ऑब्जेक्ट के लिए बनी होती है। उसके बाद आती है हमारी एनबीएफसी। ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं जो लोन प्रोवाइड करते हैं, जैसे बजाज फाइनेंस हो गए, मुथूट फाइनेंस हो गए, तो इनका ऑब्जेक्ट क्या होता है? लोन देना। उसके बाद आती है हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी। इस तरीके से और भी कई सारी कंपनीज को आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो जिस हिसाब से कंपनी का ऑब्जेक्ट होगा उस हिसाब से हम कंपनी को यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर आता है हमारा लास्ट ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग। वर्किंग के बेसिस पे हम कंपनी को डिवाइड कर सकते हैं। पहली होती है हमारी एक्टिव कंपनी, यानी वो कंपनी जो चल रही है, यानी जो काम कर रही है। दूसरी होती है डोरमेंट कंपनी, यानी वो कंपनी जो काम नहीं कर रही, अभी इस वक्त वो काम नहीं कर रही, बाद में करेगी। तीसरी होती है हमारी डिफंक्ट कंपनी, यानी वो कंपनी जो डोरमेंट थी लेकिन अब डोरमेंट से भी एक कदम आगे बढ़ चुकी है, कई साल हो गए उनको काम ना करते हुए, तो वो हमारी डिफंक्ट के अंदर आ जाती है। तो ये हो गया हमारा कंपनीज का डिवीजन। मैंने आपको बता दिया कि हम इस चैप्टर को किस तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम चलेंगे इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पे। तो अगर मैं बात करूं हमारे सबसे पहले बेसिस की, तो यहाँ पर आपके सामने है ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इसके अंदर हमारी 3 कंपनीज आएंगी। सबसे पहले होगी हमारी चार्टर्ड कंपनी। चार्टर का मतलब होता है स्पेशल, यानी ये कुछ स्पेशल टाइप की कंपनीज होती हैं। कंपनीज विच आर क्रिएटेड अंडर अ स्पेशल रॉयल चार्टर्ड इशूड बाय द किंग और क्वीन ऑफ द कंट्री। तो जिन कंट्रीज के अंदर किंग और क्वीन का राज चलता है, उन कंट्रीज में इस तरीके की कंपनीज बनाई जाती हैं। एक चार्टर्ड इशू करा जाता है बाय किंग और क्वीन, उसके द्वारा जो है इन स्पेशल टाइप की कंपनीज को क्रिएट किया जाता है। चार्टर एक डॉक्यूमेंट होता है जो इशू करा जाता है बाय किंग और क्वीन। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिससे एक चार्टर कंपनी स्टैब्लिश करी जाती है एक पर्टिकुलर एरिया में, और उस चार्टर्ड के थ्रू उस कंपनी को ट्रेड मोनोपोली करने का राइट दे दिया जाता है। यानी वो कंपनी जहां पर भी जाएगी वहां अपनी मोनोपोली क्रिएट करेगी। इस चार्टर्ड कंपनी का हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है 1947 से पहले इंडिया में
ईस्ट इंडिया कंपनी। ये ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाई गई एक चार्टर्ड कंपनी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी एक इंग्लैंड की कंपनी है जो 1600 में एक स्पेशल चार्टर्ड इशू करके बनाई गई थी। इस कंपनी को बनाने का पर्पस ही इंडिया के ऊपर कब्जा करना था। जैसे ही ये कंपनी बनी, इस कंपनी ने एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ट्रेड करना शुरू कर दिया ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया और इंडिया के अंदर। चार्टर्ड कंपनी का एक और एग्जांपल हो सकता है हमारा बैंक ऑफ इंग्लैंड। ये भी एक चार्टर्ड कंपनी है, 1694 में बनी थी। लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया में इस तरीके की कोई भी कंपनी नहीं है, और जब इस तरीके की कंपनी नहीं है तो उसके ऊपर कंपनीज एक्ट लगने का भी सवाल नहीं होता। तो ये सिर्फ एक टाइप की कंपनी होती है। इसका आज के टाइम पे प्रैक्टिकली कोई भी रेलेवेंस नहीं है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आती है हमारी सेकंड टाइप की कंपनी, जो होती है हमारी स्टैट्यूटरी कंपनीज। अब स्टैट्यूटरी का मतलब होता है लॉ। तो ये कंपनीज जो है स्पेशल एक्ट के थ्रू बनती हैं। कंपनीज विच आर क्रिएटेड बाय स्पेशल एक्ट ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेचर कॉल्ड स्टैट्यूटरी कंपनीज। तो हमें पता है इंडिया के अंदर कोई भी एक्ट पास कराना हो तो कहां से पास होगा? तो दो तरीके हमारे पास, एक लोकसभा और दूसरी विधानसभा। आपने सुना होगा, लोकसभा का मतलब हो गया हमारा पार्लियामेंट और विधानसभा का मतलब हो गया हमारा स्टेट लेजिस्लेचर। तो अगर सेंट्रल का लॉ पास करवाना है तो कहां से होगा? पार्लियामेंट से। और अगर स्टेट का लॉ पास करवाना है तो कहां से होगा? स्टेट लेजिस्लेचर से। तो अगर कोई भी स्पेशल एक्ट पास करवा के उस स्पेशल एक्ट के थ्रू कोई कंपनी क्रिएट करी जाए तो वो कंपनी हमारी स्टैट्यूटरी कंपनीज कहलाती है। इसके एग्जांपल इंडिया में कई सारे हैं, जैसे कि आरबीआई, ये हमारी स्टैट्यूटरी कंपनी है क्योंकि इसके लिए पार्लियामेंट से स्पेशल एक्ट पास करवाया गया था, आरबीआई एक्ट 1934। आरबीआई का अपना एक अलग एक्ट है। उसी तरीके से एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका भी अपना एक अलग एक्ट है, एसबीआई एक्ट 1955। उसी तरीके से एलआईसी हो गया हमारा लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इसका भी अपना अलग से एक एक्ट है, यानी ये भी स्पेशल एक्ट के थ्रू बनी है, एलआईसी एक्ट 1956। इंडिया के अंदर ये जो एलआईसी है ये एक बहुत बड़ी कंपनी है। 1956 में जब ये एलआईसी बनी थी तब ये 243 इंश्योरेंस कंपनीज को मर्ज करके बनी थी। सोचो कितनी बड़ी कंपनी होगी। 243 इंश्योरेंस कंपनीज को मर्ज करके हमने एक कंपनी बनाई एलआईसी। तो एलआईसी इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ी कंपनी है। तो आपको समझ में आ गया स्टैट्यूटरी कंपनीज कौन सी होती हैं, जिनका अपना एक सेपरेट एक्ट होता है, स्पेशल एक्ट होता है जो कि पास करवाया जा सकता है या तो पार्लियामेंट से या फिर स्टेट लेजिस्लेचर से। अब स्टैट्यूटरी कंपनीज के ऊपर कुछ और पॉइंट देख लेते हैं। दीज आर मोस्टली कंसर्न्ड विद public utilities and the objective is not to earn profit but to serve people। तो ये जो स्टैट्यूटरी कंपनीज होती हैं ये मोस्टली जो है पब्लिक यूटिलिटीज से डील करती है, यानी इनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता बल्कि पब्लिक को सर्व करना होता है। ये पब्लिक की सुविधा के लिए बनाई जाती है। जैसे कि हमारी रेलवे हो गई, ये भी हमारी एक स्टैट्यूटरी कंपनी है क्योंकि रेलवे का अपना एक अलग एक्ट है। बैंकिंग कंपनी तो मैंने आपको बता दिया, आरबीआई, एसबीआई। उसी तरीके से इंश्योरेंस कंपनी का भी अपना अलग एक्ट है। इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, इनका भी अपना सेपरेट एक्ट है, तो ये भी हमारी स्टैट्यूटरी कंपनीज के अंदर आता है। इसी तरीके से और भी कई सारी कंपनीज हो सकती हैं। द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 अप्लाई टू देम। तो इन स्टैट्यूटरी कंपनीज के ऊपर इनका अपना सेपरेट एक्ट तो लगता ही लगता है, यानी जिस एक्ट के अकॉर्डिंग ये बनी है वो एक्ट तो इनके ऊपर एप्लीकेबल होगा ही होगा, लेकिन साथ में इनके ऊपर कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस भी लगते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला गया कि अगर जब कभी भी इन कंपनीज के स्पेशल एक्ट और कंपनीज एक्ट के बीच कोई कंफ्लिक्ट आया या कॉन्ट्राडिक्शन आया, ऐसा कुछ हुआ कि कंपनीज एक्ट कुछ और कह रहा है और इनका स्पेशल एक्ट कुछ और कह रहा है, तो उस केस में जो इनका स्पेशल एक्ट होगा वही प्रिवेल करेगा, यानी उसी की बात मानी जाएगी, ना कि कंपनीज एक्ट की। उस केस में इनके स्पेशल एक्ट को प्रेफरेंस दी जाएगी। यही बात यहाँ पर बोली गई है कि कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस इनके ऊपर अप्लाई होंगे, लेकिन तब तक ही अप्लाई होंगे जब तक कंपनीज एक्ट और इनके स्पेशल एक्ट के बीच कोई इनकंसिस्टेंसी ना आ जाए। समझ में आ गया? चेंज इन इट्स स्ट्रक्चर इज पॉसिबल ओनली बाय अ लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट। तो अगर आपको इन कंपनीज के स्ट्रक्चर में कोई चेंज करवाना है तो वो पॉसिबल है सिर्फ लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट से, यानी इनका जो स्पेशल एक्ट है आपको सबसे पहले उस स्पेशल एक्ट के अंदर चेंज करना पड़ेगा, और वो चेंज कहां से होगा? पार्लियामेंट से, यानी लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। तो समझ में आ गया आपको? ये हो गया हमारे स्टैट्यूटरी कंपनीज। उसके बाद आते हैं हमारी तीसरी टाइप की कंपनी जो कि है रजिस्टर्ड कंपनीज, यानी वो कंपनीज जो कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है। इन कंपनीज की डेफिनेशन मैंने आपको पहले ही बता दी है हमारे चैप्टर नंबर 1 के अंदर, वहां पर हमने कंपनी की डेफिनेशन पढ़ी थी। तो जो डेफिनेशन कंपनी की बताई गई है वही डेफिनेशन इनके ऊपर भी लगती है, यानी ये वही कंपनीज है जो इनकॉर्पोरेट होंगी अंडर कंपनीज एक्ट या फिर अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। इसके बारे में सेक्शन 2 क्लॉज 20 के अंदर मैंने आपको डिटेल में बता रखा है, आप वहां पे जाके इसको देख सकते हैं। अब देखो रजिस्टर्ड कंपनीज भी हमारी फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड हो सकती हैं। बेसिकली 2 ही पार्ट्स में डिवाइड होती है, लेकिन बुक्स में 4 पार्ट्स में लिखा होता है तो मैंने यहाँ पर 4 लिख दिया। एक होती है हमारी लिमिटेड कंपनी, दूसरी होती है हमारी अनलिमिटेड कंपनी। लिमिटेड कंपनी के अंदर ही फर्दर 3 पार्ट्स होते हैं, एक लिमिटेड बाय शेयर्स, दूसरा लिमिटेड बाय गारंटी और तीसरा लिमिटेड बाय गारंटी एंड हैविंग शेयर कैपिटल। इन चारों के बारे में भी मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनीज देख रहे थे वहां पर हमने लिमिटेड लायबिलिटी का पॉइंट पढ़ा था, उसके अंदर मैंने इन चारों कंपनीज का मतलब और इनके बारे में बताया था, लेकिन यहाँ पर मैं आपको दोबारा बताने जा रहा हूँ, तो ध्यान से सुनना। सबसे पहले होता है हमारा कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। तो यहाँ पर जो हम लिमिटेड की बात कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं?
क्या कंपनी के लिए कर रहे हैं या कंपनी के मेंबर्स के लिए कर रहे हैं? तो यहाँ पर बात हो रही है कंपनी के मेंबर्स की, यानी लायबिलिटी किसकी डिसाइड करी जा रही है? कंपनी के मेंबर्स की। कंपनी की लायबिलिटी कभी लिमिटेड नहीं होती। ये थोड़ा है कि कंपनी कह सकती है कि मैंने किसी का 50 लाख का लोन देना है लेकिन मेरी लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड है सिर्फ 25 लाख तक। ऐसा नहीं हो सकता। कंपनी तब तक लायबिलिटी पे करेगी, पैसा पे करेगी जब तक उसके पास एसेट है। तो कंपनी ये कह के बच नहीं सकती कि मेरी लायबिलिटी लिमिटेड है। हाँ, मेंबर्स की लायबिलिटी जरूर लिमिटेड और अनलिमिटेड होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं लिमिटेड बाय शेयर्स। अब इसका एग्जांपल हम देखते हैं। अब देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स की, तो लेट्स सपोज एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड और उस कंपनी का एक मेंबर है एक्स। इसने इस कंपनी के 100 शेयर खरीदे हैं, एक शेयर 200 रुपए का है। तो टोटल इसने एबीसी लिमिटेड के अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट करी है? 20,000 रुपीज। अभी तक इसने जो है 150 रुपए पे करे पर शेयर पे, यानी अभी भी 50 रुपए पर शेयर देना बाकी है। तो अब एबीसी लिमिटेड कंपनी के अगेंस्ट इसकी मैक्सिमम लायबिलिटी कितनी हो सकती है? 50 रुपए, यानी वो पैसा जो अभी तक अनपेड है। तो शेयर पे जो अनपेड अमाउंट है यानी 50 रुपए, उतने तक ही इसकी मैक्सिमम लायबिलिटी होगी। उससे ज्यादा तो कंपनी इससे मांग नहीं सकती। और ये 50 रुपए जो है कंपनी कभी भी मांग सकती है। कंपनी में कॉल एट एनी टाइम, किसी भी टाइम कंपनी इससे 50 रुपए मांग सकती है। अब लेट सपोज अगर मान लो कंपनी के जो एसेट है वो 10 लाख के होते हैं और कंपनी की लायबिलिटी जो है वो 15 लाख की होती है, यानी कंपनी को लॉस कितने का? 5 लाख का। तो 10 लाख के एसेट बेचकर 15 लाख की लायबिलिटी तो नहीं पे करी जा सकती। तो यहाँ पर 10 लाख के एसेट बेचकर 10 लाख की लायबिलिटी पे कर दी। अब बच गए 5 लाख रुपए। तो अब सवाल आएगा ये 5 लाख रुपए कौन पे करेगा? क्या कंपनी के मेंबर पे करेंगे? क्या ये एक्स पे करेगा? तो बिल्कुल नहीं। अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है तो उस केस में चाहे जितने मर्जी का भी लॉस आता रहे, चाहे जितने मर्जी की भी लायबिलिटी पे करनी बच जाए, लेकिन मेंबर से तो उतना ही पैसा मांगा जा सकता है जितना उसका शेयर के ऊपर अनपेड अमाउंट है। तो यहाँ पर इस 5 लाख रुपए का क्या होगा? कुछ नहीं होगा। लायबिलिटी 10 लाख की पे करी जाएगी, 5 लाख रुपए ऐसे ही रह जाएंगे। जिसके पैसे बच गए उसके बच गए, बात खत्म, उसको नहीं मिलेगा पैसा। तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर के अंदर मेंबर्स की लायबिलिटी उतनी ही होती है जितनी की उनके शेयर के ऊपर अनपेड अमाउंट रह जाती है। अगर एक्स ने शेयर खरीदने के साथ ही 200 रुपए पूरे पे कर दिए होते पर शेयर पे, तो उसका अनपेड अमाउंट बचता ही नहीं, तो उसके इसमें उसकी लायबिलिटी भी नहीं होती। तो समझ में आ रहा है आपको लिमिटेड बाय शेयर का कॉन्सेप्ट? उसी तरीके से हमारे दूसरा होता है लिमिटेड बाय गारंटी। कुछ कंपनीज ऐसी होती है जिसके अंदर मेंबर्स जो है एक गारंटी अमाउंट बताते हैं कि हम कंपनी के अंदर इतना इतना पैसा पे करेंगे। सपोज एक गारंटी वाली कंपनी है जिसके अंदर 3 मेंबर्स हैं एक्स वाई जेड। एक्स ने गारंटी दिया कि मैं 3 लाख रुपए कंपनी में पे करूंगा, वाई ने भी 3 लाख रुपए पे करने की गारंटी दी है और जेड ने बोला कि मैं 4 लाख रुपए पे करूंगा। तो इन सब की गारंटी अमाउंट यहाँ पर लिखी हुई है। अब ये गारंटी अमाउंट कंपनी कब मांग सकती है? सिर्फ वाइंडिंग अप के टाइम पर ही। अगर मुसीबत आती है तो इस गारंटी अमाउंट की पेमेंट करी जाएगी। मुसीबत आने का मतलब क्या है? कि एसेट कम पड़ जाए और लायबिलिटी ज्यादा हो जाए। मुसीबत तभी तो आएगी अगर एसेट ज्यादा है और लायबिलिटी कम होगी, तो उसको परेशानी तो नहीं कहेंगे। उस केस में तो उल्टा इन मेंबर्स को पैसा मिल सकता है। तो यहाँ पर देखो, अगर वाइंडिंग अप के टाइम पे एसेट 10 लाख के हो और लायबिलिटी 15 लाख की हो, यानी एसेट कम है और लायबिलिटी ज्यादा है, तो उस केस में लॉस कितने का होगा? 5 लाख का। यानी यहाँ पर जो है एसेट कम हो गई और लायबिलिटी ज्यादा हो गई। तो अब इस केस में वाइंडिंग अप के टाइम पे इन मेंबर्स से गारंटी अमाउंट मांगी जा सकती है। तो कितनी गारंटी अमाउंट मांगी जाएगी? क्या एक्स से 3 लाख, वाई से 3 लाख और जेड से 4 लाख मांगे जाएंगे? बिल्कुल नहीं। एसेट कम कितने की पड़ी है? 5 लाख की, तो सिर्फ 5 लाख रुपए ही मांगे जाएंगे। गारंटी भले ही मेंबर ने जितनी मर्जी की दी हो, लेकिन कितना मांगा जाएगा? जितने की जरूरत है। तो यहाँ पर जरूरत कितने की है? 5 लाख की। एक्स वाई जेड 3:3:4 में ये पैसा देने वाले थे, तो अब ये इसी रेशियो में 5 लाख रुपए पे करेंगे। यानी एक्स जो है वो 1.5 लाख रुपए देगा और वाई जो है 1.5 लाख रुपए देगा और जेड जो है वो 2 लाख रुपए देगा। अब मान लो अगर ऐसा हो जाता कि यहाँ पर लॉस 5 लाख की जगह 20 लाख का आ रहा होता, तो क्या यहाँ पर इन मेंबर से 20 लाख रुपए मांगे जा सकते थे? बिल्कुल नहीं। मैक्सिमम उतना ही मांगा जा सकता था जितने का उन्होंने गारंटी अमाउंट बोला था। तो यहाँ पर हमें क्या पता चलता है कि मेंबर की लायबिलिटी कितनी होती है? गारंटेड अमाउंट और लॉस विच एवर इज लोअर। समझ में आ गया? अब देखो, गारंटी अमाउंट कब मांगी जा सकती है? सिर्फ वाइंडिंग अप के केस में, जबकि लिमिटेड बाय शेयर के केस में कॉल एट एनी टाइम, पैसा कभी भी मांगा जा सकता है। इसी तरीके से हमारी तीसरी कंपनी होती है लिमिटेड बाय गारंटी एंड हैविंग शेयर कैपिटल, यानी वहां पर गारंटी अमाउंट भी है और शेयर कैपिटल भी है। तो उस केस में क्या होगा? इन दोनों कंपनी का कॉम्बिनेशन है, दोनों को जोड़ दो। तो उस केस में मेंबर की लायबिलिटी कितनी होगी? अनपेड अमाउंट प्लस गारंटेड अमाउंट, दोनों को जोड़ दो, मेंबर की लायबिलिटी आ जाएगी। और एक और बचती है हमारी अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी वो कंपनी होती है जिस कंपनी के अंदर मेंबर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। यानी अगर कंपनी में 5 लाख का लॉस आएगा तो मेंबर्स 5 लाख रुपए पे करेंगे। अगर कंपनी में 10 लाख का लॉस आएगा तो मेंबर्स 10 लाख रुपए पे करेंगे। जितने का भी लॉस होगा मेंबर्स सारा लॉस पे करेंगे। तो एक बार देख लेते हैं इन कंपनीज को क्या लिखा हुआ था। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स की अगर मैं बात करूं, अमाउंट अनपेड ऑन शेयर्स हेल्ड बाय एवरी मेंबर, जितना अमाउंट अनपेड है शेयर पे उतनी लायबिलिटी होगी मेंबर की। दूसरा, लिमिटेड बाय गारंटी, अमाउंट गारंटेड बाय एवरी मेंबर इन केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, जब भी कंपनी का वाइंडिंग अप होगा उस टाइम पर जितनी अमाउंट गारंटी करी गई थी उतनी अमाउंट पे कर दी जाएगी। नेक्स्ट है लिमिटेड बाय गारंटी एंड हैविंग शेयर कैपिटल, तो यहाँ पर गारंटी अमाउंट भी है और शेयर कैपिटल भी है।
तो उस केस में क्या होगा, दोनों को जोड़ दो, जो अमाउंट अनपेड है और जो अमाउंट गारंटेड है उन दोनों को ऐड कर दो, दोनों का एग्रीगेट कर लो, मेंबर्स की लायबिलिटी आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारा अनलिमिटेड कंपनी, यानी यहाँ पर मेंबर की लायबिलिटी अनलिमिटेड है। एवरी मेंबर इज लायबल टू कंट्रीब्यूट टू द एसेट ऑफ द कंपनी until all the debts of the company are paid in full। तो समझ में आ गया, ये हो गया हमारे रजिस्टर्ड कंपनी के क्लासिफिकेशन। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इसके अंदर हमने 3 कंपनीज देखी, चार्टर्ड कंपनी, रजिस्टर्ड कंपनी और स्टैट्यूटरी कंपनी। अगला है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। लायबिलिटी के बेसिस पे कंपनी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक अनलिमिटेड, दूसरी लिमिटेड। मैंने आपको लिमिटेड भी बता दिया, अनलिमिटेड भी बता दिया। इसके अंदर फर्दर 3 कैटेगरी होती है, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी और लिमिटेड बाय शेयर एंड गारंटी। ये भी हमने समझ लिया। तो हमारा पहला बेसिस भी खत्म हो गया, साथ के साथ दूसरा बेसिस भी खत्म हो गया। इसके बाद हम देखेंगे हमारा तीसरा बेसिस, जो कि है ऑन द बेसिस ऑफ मेंबरशिप। तो मेंबरशिप के बेसिस पर कंपनीज जो है वो 4 टाइप्स की हो सकती है। फर्स्ट पब्लिक कंपनी, सेकंड प्राइवेट कंपनी, थर्ड ओपीसी यानी 1 पर्सन कंपनी और फोर्थ होती है हमारी स्मॉल कंपनी। तो सबसे पहले बात करेंगे प्राइवेट और पब्लिक कंपनी की। इन दोनों की हम एक साथ बात करेंगे, दोनों को एक साथ समझना बहुत जरूरी है, तभी आपको दोनों के बीच का डिफरेंस समझ में आएगा। तो प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी को लेकर कंपनीज एक्ट में क्या बोला गया है उसको देखने से पहले हम अपने एक एग्जांपल को देखते हैं। मैंने आपके लिए एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल तैयार किया है, जिससे आपको बहुत इजी वे में प्राइवेट और पब्लिक कंपनी का मतलब समझ में आ जाएगा और दोनों का डिफरेंस भी क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो हमारे पास 2 ग्रुप है। पहला ग्रुप है हमारा ये ऑरेंज वाला जिसके अंदर 10 लोग हैं, और दूसरा ग्रुप है ये ग्रीन वाला जिसके अंदर भी 10 लोग हैं। तो ऑरेंज वाले ग्रुप को हम कहेंगे ग्रुप नंबर 1 और ग्रीन वाले ग्रुप को हम कहेंगे ग्रुप नंबर 2। तो दोनों ही ग्रुप के अंदर 10-10 लोग हैं, और इन दोनों ही ग्रुप में जो है ये 10 के 10 लोग आपस में या तो फ्रेंड्स हैं या फिर फैमिली मेंबर और रिलेटिव्स हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो ग्रुप नंबर 1 है उसके अंदर जो 10 लोग हैं वो सभी एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। उसी तरीके से ग्रुप नंबर 2 में भी हम कह सकते हैं कि जो 10 लोग हैं वो सभी एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। तो अब यहाँ पर जो ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 है, इन दोनों ने सोचा कि हम अपनी अपनी एक कंपनी स्टार्ट करते हैं। तो ग्रुप नंबर 1 के 10 लोगों ने मिलकर पैसा इकट्ठा करना शुरू करा। हर एक पर्सन ने 5-5 लाख रुपए कंट्रीब्यूट करे, तो टोटल कितना पैसा इकट्ठा हो गया, 50 लाख। उसी तरीके से ग्रुप नंबर 2 के भी हर एक पर्सन ने 5-5 लाख रुपए कंट्रीब्यूट करे, टोटल कितना हो गया, 50 लाख रुपए। तो अब दोनों ही ग्रुप ने 50-50 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए। तो अब जो ग्रुप नंबर 1 है उसने एक कंपनी स्टार्ट करी जो कि थी पब्लिक कंपनी, जबकि मैं अगर बात करूं ग्रुप नंबर 2 की तो इन्होंने स्टार्ट करी एक प्राइवेट कंपनी। ग्रुप नंबर 1 ने पब्लिक कंपनी स्टार्ट करी, ग्रुप नंबर 2 ने प्राइवेट कंपनी स्टार्ट करी। इतनी बात समझ में आ रही है। अब जो ग्रुप नंबर 1 है इसकी पब्लिक कंपनी का नाम क्या है, एबीसी लिमिटेड। वहीं यहाँ पर ग्रुप नंबर 2 की प्राइवेट कंपनी का नाम क्या है, XYZ प्राइवेट लिमिटेड। अब यहाँ पर सबसे पहला डिफरेंस पब्लिक और प्राइवेट कंपनी में आपको यही दिख गया होगा। प्राइवेट कंपनी अपने नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड वर्ड का इस्तेमाल करती है, वहीं पब्लिक कंपनी अपने नाम के आगे सिर्फ लिमिटेड वर्ड का इस्तेमाल करती है। पब्लिक कंपनी का नाम क्या है, एबीसी, आगे उसने क्या इस्तेमाल करा है, लिमिटेड। वहीं प्राइवेट कंपनी का नाम क्या है, XYZ, लेकिन उसने नाम के आगे क्या लिखा है, प्राइवेट लिमिटेड। तो ये हो गया हमारा पहला डिफरेंस पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी के बीच में, कि प्राइवेट कंपनी के नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड लिखा जाएगा, जबकि पब्लिक कंपनी के नाम के आगे सिर्फ लिमिटेड लिखा जाएगा। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई। तो अब इन दोनों ग्रुप्स ने जो है अपनी अपनी कंपनी बना ली। पहले ग्रुप ने जो कंपनी बनाई है उसकी कैपिटल कितनी है, 50 लाख। इन 10 लोगों ने मिलकर कंपनी में 50 लाख रुपए लगाए। उसी तरीके से प्राइवेट कंपनी जो बनाई गई है सेकंड ग्रुप की तरफ से, उसकी कैपिटल कितनी है, उसकी भी 50 लाख है, क्योंकि इन लोगों ने भी 50 लाख रुपए में कंपनी स्टार्ट करी। तो दोनों ही कंपनी के पास कैपिटल कितनी है, 50-50 लाख रुपए। अब कुछ टाइम तक तो सब कुछ सही चल रहा था, बढ़िया बिजनेस चल रहा था, लेकिन अचानक से जो है इन दोनों ही कंपनी को पैसों की जरूरत पड़ जाती है। इन 10 लोगों ने मिलकर दोनों ही कंपनी में 50-50 लाख रुपए तो लगा दिए, लेकिन अब कंपनी को और ज्यादा पैसों की रिक्वायरमेंट है। कंपनी को अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है, तो उसके लिए कंपनी को और पैसा चाहिए। तो अब यहाँ पर और पैसा कहां से आएगा, इन 10 लोगों के पास जितना पैसा था वो सारा इन्होंने कंपनी को दे दिया। अब इनके पास तो और पैसा नहीं है, तो अब कंपनी के पास और पैसा कहां से आएगा। यही सबसे बड़ा सवाल आता है कि प्राइवेट कंपनी हो चाहे पब्लिक कंपनी हो, दोनों के दोनों कंपनीज को जब फंड की रिक्वायरमेंट होगी तो वो फंड कहां से रेज करेंगी। फंड रेज करने का कौन सा मीडियम होगा प्राइवेट और पब्लिक कंपनी के पास। अब ये मत कहना कि लोन ले लेगी बैंक से, अपने जान पहचान वालों से पैसा उधार ले लेगी, तो ये तो ले ही सकती है, इसकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं कि प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के बीच डिफरेंस क्या होता है। तो जैसे ही फंड रेज करने की बात आएगी, प्राइवेट कंपनी हो चाहे पब्लिक कंपनी हो, दोनों ही अपनी नाम की तरफ देखेंगे। प्राइवेट कंपनी अपने नाम की तरफ देख रही है तो क्या देखा उसने कि मैं तो एक प्राइवेट कंपनी हूं, और जब पब्लिक कंपनी ने अपनी नाम की तरफ देखा तो उसे पता चला कि मैं तो एक पब्लिक कंपनी हूं। तो यहीं से आता है एक बहुत बड़ा डिफरेंस प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के बीच। प्राइवेट का मतलब आप क्या समझते हो, सपोज आप कोई प्राइवेट फंक्शन करवा रहे हो, तो प्राइवेट का मतलब इसके अंदर सिर्फ कुछ खास लोग ही इन्वॉल्व हो सकते हैं। जो लोग आपके जान पहचान के लोग हैं वही इस फंक्शन में आएंगे, इसके अलावा और कोई नहीं आएगा। जबकि अगर मैं बात करूं पब्लिक फंक्शन की, अगर कोई पब्लिक फंक्शन हो रहा है इसका मतलब उसके अंदर कोई भी आ सकता है, चाहे फिर वो एक दूसरे को जानते हो या ना जानते हो। तो पब्लिक फंक्शन के अंदर कोई भी आ सकता है, जबकि प्राइवेट फंक्शन के अंदर
कुछ खास लोग, यानी जो लोग एक दूसरे को जानते हैं सिर्फ वही लोग आएंगे। तो यही सेम कॉन्सेप्ट लगता है हमारा यहाँ पर प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में। अगर पब्लिक कंपनी को पैसे की जरूरत है, फंड की रिक्वायरमेंट होगी, तो पब्लिक कंपनी डायरेक्टली पब्लिक के पास जा सकती है और जाकर पैसों की डिमांड कर सकती है। यानी पब्लिक कंपनी जो है पब्लिक के बीच में शेयर्स को इशू करेगी, पब्लिक के बीच में जाकर चिल्ला चिल्लाकर पब्लिक को कहेगी कि हमें पैसों की जरूरत है, हमारी कंपनी में आओ और हमारी कंपनी के शेयर्स खरीदो। तो शेयर्स खरीदने का क्या मतलब है? सपोज पब्लिक से कुछ लोग आते हैं और आकर कंपनी में पैसे को इन्वेस्ट करेंगे, बदले में कंपनी जो है उन्हें शेयर्स देगी। शेयर्स का मतलब होता है ओनरशिप। आपने जितना पैसा कंपनी में लगाया, जितने परसेंट कंपनी में लगाया, आप कंपनी के उतने परसेंट के ओनर हो गए। शेयर्स मिलने का मतलब है कि आपको कंपनी की ओनरशिप मिल गई। उन्होंने कंपनी को पैसा दिया और कंपनी ने बदले में उनको शेयर्स दिए। तो इस तरीके से जो है पब्लिक कंपनी पब्लिक के थ्रू फंड को रेज कर सकती है। तो जो लोग कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते जाएंगे वो लोग कंपनी के मेंबर्स बनते जाएंगे। अभी तक कंपनी के अंदर एग्जिस्टिंग मेंबर कितने थे? 10। तो जैसे ही पब्लिक कंपनी ने शेयर इशू करे, कुछ लोगों ने और आके कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करा, सपोज 50 लोग और आए, उन्होंने कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करा, तो अब टोटल मेंबर कितने हो गए कंपनी में? 60। 10 पहले वाले और 50 नए वाले। तो अब ये कंपनी 60 लोगों की है, यानी इस कंपनी की ओनरशिप किसके पास है? 60 लोगों के पास। तो इस तरीके से जो है एक पब्लिक कंपनी बड़ी होती जाती है। जब जब उसको पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, वो मार्केट के अंदर शेयर इशू करती जाती है और फंड रेज करती जाती है। और इसी तरीके से जो है कंपनी के मेंबर्स बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। अगर आप रिलायंस का शेयर खरीदते हो तो आप रिलायंस के मेंबर कहलाओगे। तो ऐसे ही जो है पब्लिक कंपनी के मेंबर्स तो कहीं पर भी हो सकते हैं। पब्लिक कंपनी अपने शेयर्स को मार्केट में इशू कर देती है, जो मर्जी चाहे वो खरीद ले, हमें तो पैसों से मतलब है। पैसा आता जाएगा और कंपनी के मेंबर्स बढ़ते जाएंगे। इसीलिए एक बात कही जाती है कि पब्लिक कंपनी का मतलब बड़ी कंपनी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि प्राइवेट कंपनी छोटी कंपनी होती है। प्राइवेट कंपनी को लेकर सिर्फ एक सोच बनी हुई है कि प्राइवेट कंपनी का मतलब छोटी कंपनी, लेकिन ऐसा नहीं होता। कई बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनीज भी हैं। तो आप प्राइवेट कंपनी को छोटी कंपनी और पब्लिक कंपनी को बड़ी कंपनी नहीं कह सकते, लेकिन आप ये जरूर कह सकते हो कि पब्लिक कंपनी के अंदर बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, जबकि प्राइवेट कंपनी के अंदर कुछ लिमिटेड मेंबर्स होते हैं। तो इतनी बात आपको अभी तक समझ में आई? तो जिस तरीके से पब्लिक कंपनी पब्लिक के बीच में गई फंड रेज करने के लिए, क्या उस तरीके से प्राइवेट कंपनी पब्लिक के बीच जा सकती है? तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बोला था कि ये प्राइवेट कंपनी है, इसके नाम में क्या लिखा है? प्राइवेट। ये जो काम भी करेंगे वो प्राइवेटली करेंगे, यानी ये लोग पब्लिक के पास नहीं जा सकते। ये 10 लोगों ने मिलकर एक प्राइवेट कंपनी बनाई। ये 10 लोग आपस में एक दूसरे को जानते थे, इसीलिए इन्होंने प्राइवेट कंपनी बनाई। ये किसी अनजान व्यक्ति को अपनी कंपनी में नहीं घुसने दे सकते। यही तो प्राइवेट कंपनी की लिमिटेशन है। अगर प्राइवेट कंपनी को पैसा चाहिए तो वो पब्लिक के बीच में जाके पैसा नहीं मांग सकती। उसके पास पैसा मांगने के क्या क्या तरीके हैं? सबसे पहला तरीका, वो अपने इन एग्जिस्टिंग मेंबर्स से जाके पूछेगी कि हमें पैसों की रिक्वायरमेंट है, तो क्या तुम कंपनी में और पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो? अगर एग्जिस्टिंग मेंबर ही कंपनी को पैसा दे देते हैं तो बात ही खत्म हो गई। लेकिन अगर एग्जिस्टिंग मेंबर्स कंपनी में और पैसा इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं होते, मना कर देते हैं, बोल देते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, तो फिर वहां पर हमारा एक कॉन्सेप्ट आता है प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब हो गया कि ये जो XYZ प्राइवेट लिमिटेड है, ये कुछ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्संस के पास जाएगी और जाकर उनको अपना बिजनेस मॉडल समझाएगी, उनको बताएगी कि हमें पैसों की जरूरत क्यों है। और अगर वो लोग कंपनी की बात सुनकर सेटिस्फाई हो गए, उनको लगा कि हाँ, अगर हम अपना पैसा इस कंपनी में लगाते हैं तो इससे हमें फायदा होगा, तो उस केस में ये लोग कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर देंगे और कंपनी के मेंबर बन जाएंगे। और ये सब बातें जो करी जाएंगी वो प्राइवेटली करी जाएंगी, क्योंकि ये एक प्राइवेट प्लेसमेंट है। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास शार्क टैंक। आपने शार्क टैंक देखा होगा, वहां पर जो है लोग आते हैं, उनके पास भी प्राइवेट कंपनी होती है, वो आकर अपना बिजनेस मॉडल समझाते हैं, और अगर सामने बैठे लोगों को उनका बिजनेस मॉडल समझ में आया तो वो उनकी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो अगर कोई भी पर्सन प्राइवेट कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करता है तो बदले में उसको क्या मिलता है? इक्विटी मिलती है। आपने देखा होगा क्या बोलते हैं वो? 5% इक्विटी देंगे, 10% इक्विटी देंगे, 15% इक्विटी देंगे। इक्विटी का मतलब अपनी कंपनी में आपको ओनरशिप देंगे। आप हमारी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करो, हम आपको बदले में अपनी कंपनी में ओनरशिप देंगे। और ये सब काम कहां पर हो रहा है? एक बंद कमरे में हो रहा है, यानी प्राइवेटली हो रहा है। क्या यहाँ पर पब्लिक इशू निकाला गया? चिल्ला चिल्लाकर कंपनी ने कहा कि हमें पैसे दे दो? नहीं। तो प्राइवेट कंपनी के अंदर फंड रेज करने का एक तरीका है प्राइवेट प्लेसमेंट। बाकी प्राइवेट प्लेसमेंट के ऊपर हमारा अलग से सेक्शन है, वहां पर हम प्राइवेट प्लेसमेंट को बहुत डिटेल में देखेंगे। अभी तो मैंने आपको एक लेमन लैंग्वेज में समझा दिया कि प्राइवेट प्लेसमेंट होता क्या है। इसके अंदर बहुत टेक्निकल बातें हैं, बहुत डिटेल में बात करनी है हमें प्राइवेट प्लेसमेंट के ऊपर। फिलहाल के लिए इतना समझना काफी है आपके लिए। तो समझ में आ गया आपको प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी का एक बेसिक डिफरेंस? अगर मैं आपको डायरेक्टली कंपनीज एक्ट की लीगल लैंग्वेज पढ़ाने शुरू कर देता तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आता, इसीलिए मैंने आपको एक बेसिक एग्जांपल देकर प्राइवेट और पब्लिक कंपनी का डिफरेंस समझाया। अब आप देखो, अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि प्राइवेट कंपनी क्या होती है और पब्लिक कंपनी क्या होती है। तो प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन हमें 2 क्लॉज 68 में दी गई है। सबसे पहली बात प्राइवेट कंपनी के अंदर कि प्राइवेट कंपनी के नाम के लास्ट में प्राइवेट लिमिटेड का इस्तेमाल होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है यूज करा जाएगा प्राइवेट लिमिटेड। तो ये बात तो हमें पता चल गई। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको प्राइवेट कंपनी स्टार्ट करनी है
तो आपको मिनिमम कितने लोग चाहिए? 2 लोग। तो यहाँ पर बता रखा है कि मिनिमम मेंबर 2 होंगे प्राइवेट कंपनी के अंदर, जबकि मैक्सिमम मेंबर्स कितने हो सकते हैं? 200। अब मैक्सिमम मेंबर के ऊपर 200 की लिमिट क्यों लगाई? क्योंकि ये एक प्राइवेट कंपनी है और हमने अभी बात करी कि प्राइवेट कंपनी के अंदर एक लिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं। यहाँ पर हर कोई आके कंपनी का मेंबर नहीं बन सकता। अब इस 200 की काउंटिंग के ऊपर भी नीचे 2 बातें लिखी गई हैं। पहली बात कि जब आप मैक्सिमम 200 मेंबर्स की काउंटिंग करोगे तो उसके अंदर 2 लोगों को इंक्लूड मत करना। पहला कौन? कंपनी का एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय, यानी वो एम्प्लॉय जो अभी कंपनी में काम कर रहा है। अगर उसने कंपनी के शेयर्स खरीदे तो कोई दिक्कत नहीं है, खरीदें तो बहुत बढ़िया है, लेकिन वो इस 200 की लिमिट में काउंट नहीं होगा। दूसरा, कंपनी के फॉर्मर एम्प्लॉइज, यानी कंपनी के पास्ट एम्प्लॉइज, जो लोग कंपनी में पहले काम करते थे और जब वो काम करते थे उस टाइम पे उन्होंने कंपनी के शेयर्स खरीदे थे, बाद में उन्होंने कंपनी छोड़ दी, लेकिन अभी भी इस टाइम पर भी वो कंपनी के मेंबर है, यानी उन्होंने अपने शेयर्स नहीं बेचे, सिर्फ कंपनी छोड़ी है, तो वो लोग भी कंपनी के मेंबर कहलाएंगे। लेकिन कौन से एम्प्लॉइज है? फॉर्मर एम्प्लॉइज है, पास्ट एम्प्लॉइज है, तो आपको उनको भी नहीं गिनना इन 200 में। तो इस 200 के अंदर 2 लोगों को नहीं गिना जाएगा, एक कंपनी के एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज जो अभी कंपनी में काम कर रहे हैं, दूसरे कंपनी के फॉर्मर एम्प्लॉइज। तो समझ में आ गया? अब एक और बात लिखी गई है, जॉइंट होल्डर विल बी कंसीडर्ड एज 1 मेंबर, यानी जॉइंट होल्डर को एक मेंबर गिना जाएगा। अब इसका क्या मतलब है? सपोज एक प्राइवेट कंपनी है जिस कंपनी का एक शेयर 20,000 रुपए का है। होती है कुछ कंपनियां जिनका शेयर बहुत महंगा होता है, 20,000 का 50,000 तक होता है, डॉलरों में शेयर होता है। तो उसी तरीके से एक प्राइवेट कंपनी है जिसका एक शेयर 20,000 रुपए का है। अब यहाँ पर हमारे पास 4 दोस्त हैं जो लोग इस कंपनी में शेयर खरीदना चाहते हैं, लेकिन उन चारों के पास 5-5 हजार रुपए है। तो वो क्या करते हैं? वो चारों लोग मिलकर 5-5 हजार रुपए इकट्ठे करते हैं, टोटल होगा 20,000 रुपए, और इस 20,000 रुपए से इस कंपनी का एक शेयर खरीद लेते हैं। तो यहाँ पर खरीदा कितना गया? एक शेयर। कितने लोगों ने खरीदा? 4 लोगों ने। तो ये कंपनी के क्या कहलाएंगे? जॉइंट होल्डर, क्योंकि इन चारों ने मिलकर कंपनी का शेयर खरीदा है। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि जॉइंट होल्डर को आप एक मेंबर मानोगे, आप इन चारों को 4 अलग अलग नहीं मानोगे। जब आप 200 की मैक्सिमम काउंटिंग करोगे तो वहां पर इन चारों को एक मेंबर माना जाएगा। अगर किसी एक पर्सन के पास पैसा होता तो वो अकेला ही कंपनी का शेयर खरीद सकता था, लेकिन क्योंकि इनके पास पैसा नहीं है इसीलिए इन 4 लोगों ने मिलकर शेयर खरीदा। तो जब कभी भी 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो उनको बोला जाता है जॉइंट होल्डर, और उनको हमेशा एक मेंबर की तरह ही काउंट करा जाएगा। तो समझ में आ गया आपको? तो यहाँ पर बात हो रही थी कंपनी के मेंबर्स की। मिनिमम मेंबर 2 होने चाहिए, जबकि मैक्सिमम मेंबर कितने होंगे? 200। 200 से ज्यादा कभी नहीं होंगे। और इस 200 की काउंटिंग को लेकर भी 2 कंडीशन है। पहली, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय और फॉर्मर एम्प्लॉय को आप एक्सक्लूड करोगे, उनको नहीं गिनोगे। दूसरी, जॉइंट होल्डर को एक मेंबर माना जाएगा। तो समझ में आ गया आपको? आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल। अब ये आर्टिकल क्या होता है? तो यहाँ पर देखो 2 डॉक्यूमेंट होते हैं कंपनी के जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट माने जाते हैं। एक होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और दूसरा होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को हम एओए बोलते हैं और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को हम एमओए बोलते हैं। तो अगर मैं बात करूं पहले एमओए की, तो एमओए जो है एक बहुत ही नेसेसरी डॉक्यूमेंट होता है जो कंपनी के फॉर्मेशन के टाइम पर रिक्वायर्ड होता है। कोई भी कंपनी बिना एमओए के बन ही नहीं सकती। अब इतना जरूरी क्यों है? ऐसा क्या लिखा होता है एमओए के अंदर? तो एमओए के अंदर सबसे पहली बात कंपनी का नाम लिखा होता है, कंपनी की पावर लिखी होती है, कंपनी का ऑब्जेक्ट लिखा होता है, किस ऑब्जेक्ट से कंपनी बनाई जा रही है, और भी कई सारी बातें होती है एमओए के अंदर। तो सभी बातें बहुत जरूरी है। कंपनी बनाने से पहले ये सब बातें तो आप बताओगे ना। उसी तरीके से अगर आर्टिकल की बात करूं तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? तो ये भी एक डॉक्यूमेंट होता है। इसके अंदर जो है कंपनी के इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे होते हैं कि कंपनी किस तरीके से चलेगी, कंपनी कैसे काम करेगी। तो कई सारी बातें होती हैं कंपनी के एमओए के बारे में, एओए के बारे में। तो एमओए के ऊपर और एओए के ऊपर हमारे पास अलग से चैप्टर्स हैं, वहां पर हम बहुत डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में। तो अभी फिलहाल के लिए उसको छोड़ दो, वापस चलते हैं अपने प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन के ऊपर। यहाँ पर हमें क्या बोला गया है कि प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल में ये 3 बातें होना बहुत जरूरी है। प्राइवेट कंपनी का जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है उसके अंदर ये 3 पॉइंट्स हमेशा मेंशन होने चाहिए। पहला प्रोहिबिशन, दूसरा रिस्ट्रिक्शन और तीसरा लिमिटेशन। सबसे पहले तो ये सुनो कि प्रोहिबिशन और रिस्ट्रिक्शन के बीच डिफरेंस क्या होता है। तो प्रोहिबिशन का मतलब होता है कि आपको कोई काम करने के लिए मना करा जा रहा है, पूरी तरह बैन करा जा रहा है आपको ये काम करने से, किसी भी कीमत पे नहीं कर सकते। जबकि रिस्ट्रिक्शन की बात करूं तो रिस्ट्रिक्शन कहता है कि आप ये काम कर तो सकते हो लेकिन कुछ शर्तों के साथ कर सकते हो। यानी रिस्ट्रिक्शन हमेशा कुछ कंडीशंस के साथ आता है, ये मना नहीं करता, बस कुछ कंडीशन लगाता है। तो आखिर क्या प्रोहिबिशन बोली गई है प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल में, तो देख लेते हैं। प्रोहिबिशन करा गया है इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी। यहाँ पर प्राइवेट कंपनी को प्रोहिबिट करा जा रहा है कि वो पब्लिक के पास जाकर पब्लिक को ये नहीं कह सकती कि हमारी सिक्योरिटीज खरीद लो और बदले में हमें पैसा दे दो। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर प्राइवेट कंपनी को पैसा चाहिए तो वो पब्लिक से पैसा नहीं मांग सकती। तो वही बात यहाँ पर बोली गई है कि प्राइवेट कंपनी इन्विटेशन नहीं दे सकती पब्लिक को। प्राइवेट कंपनी पब्लिक को ये नहीं कह सकती कि तुम हमारी सिक्योरिटीज को सब्सक्राइब कर लो और बदले में हमें पैसा दे दो। सिक्योरिटीज के अंदर शेयर्स, डिवेंचर, बॉन्ड सब आ गए।
तो ये प्रोहिबिशन है प्राइवेट कंपनी के ऊपर। तो प्राइवेट कंपनी को अगर पैसे की जरूरत होगी तो फंड कहां से रेज करेगी? पब्लिक से पैसा लेना तो मना है। तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि प्राइवेट कंपनी जो है प्राइवेट प्लेसमेंट का इस्तेमाल करती है। सेकंड है हमारा रिस्ट्रिक्शन। प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल में रिस्ट्रिक्शन के बारे में भी लिखा होता है। किस चीज के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई जा रही है? ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर के ऊपर। मैंने आपको बताया था ट्रांसफर ऑफ शेयर का कॉन्सेप्ट कहां से आया और क्यों आया। जब कभी भी कंपनी के किसी एग्जिस्टिंग मेंबर को कंपनी से बाहर निकलना होता है, अपना पैसा वापस चाहिए होता है, तो उसका तरीका क्या है? वो एग्जिस्टिंग मेंबर जो है अपने शेयर को किसी अदर पर्सन को बेच देगा। इससे उसे उसका पैसा भी मिल जाएगा और वो कंपनी से बाहर भी निकल जाएगा। तो जैसे ही उसने शेयर अदर पर्सन को ट्रांसफर करे, वो कंपनी से बाहर हो जाएगा और अब से वो अदर पर्सन कंपनी का मेंबर बन जाएगा। तो ट्रांसफर ऑफ शेयर का मतलब तो आपको क्लियर है। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि प्राइवेट कंपनी के मेंबर अपने शेयर को फ्रीली ट्रांसफर नहीं कर सकते। यानी प्राइवेट कंपनी के मेंबर्स को अगर अपने शेयर्स को बेचना है तो शेयर के ट्रांसफर को लेकर रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है। यानी कुछ कंडीशन पूरी करनी होंगी, उसके बाद ही प्राइवेट कंपनी के मेंबर्स अपने शेयर को ट्रांसफर कर पाएंगे। और वो कंडीशन क्या है उसके बारे में डिटेल में पढ़ा जाता है बाद में, लेकिन अभी थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ। हमें ये तो पता है कि प्राइवेट कंपनी के अंदर कुछ लिमिटेड मेंबर ही शामिल हो सकते हैं, कोई भी अनजान पर्सन प्राइवेट कंपनी का मेंबर नहीं बन सकता। तो यहाँ पर जब कभी भी कोई एग्जिस्टिंग मेंबर कंपनी से बाहर निकलना चाहता है, अपना शेयर ट्रांसफर करना चाहता है, तो उस केस में उस एग्जिस्टिंग मेंबर को सबसे पहले शेयर ट्रांसफर की बात कंपनी को बतानी होगी। कंपनी को इन्फॉर्म करना होगा कि मैं अपने शेयर ट्रांसफर करना चाहता हूं। तो जैसे ही कंपनी को पता चलेगा, कंपनी जो है सबसे पहले अपने बाकी एग्जिस्टिंग मेंबर से पूछेगी कि हमारे पास शेयर ट्रांसफर के लिए आए हैं, क्या तुम्हें खरीदने हैं? तो शेयर ट्रांसफर में सबसे पहला ऑफर किसको दिया जाता है? कंपनी के अदर एग्जिस्टिंग मेंबर्स को। अगर उन्हीं अदर एग्जिस्टिंग मेंबर्स में से किसी ने शेयर को खरीद लिया तो बात ही खत्म हो गई। शेयर घर के घर में ही रह गए, एक मेंबर ने बेचा, दूसरे मेंबर ने खरीद लिया। लेकिन अगर मान लो कोई भी एग्जिस्टिंग मेंबर शेयर खरीदने को तैयार ना हो, तो उस केस में क्या होगा? तो फिर उस केस में जो एग्जिस्टिंग मेंबर शेयर ट्रांसफर करना चाहता है, वो चाहे तो किसी आउटसाइडर को भी शेयर ट्रांसफर कर सकता है। अब उसका भी एक अलग प्रोसीजर होता है, एक ट्रांसफर डीड बनती है, उसके बारे में भी बहुत डिटेल में बताया गया है क्या प्रोसीजर होता है, कैसे होता है। तो वो हम बाद में पढ़ते हैं ट्रांसफर ऑफ शेयर्स के चैप्टर में, उसको अभी फिलहाल के लिए आप छोड़ दो। लेकिन मैंने आपको ये बता दिया कि यहाँ पर कंडीशन क्या है, तो समझ में आ गया। अब बात करते हैं लिमिटेशन की। तो लिमिटेशन क्या है कि यहाँ पर नंबर ऑफ मेंबर्स मैक्सिमम 200 होने चाहिए। यानी प्राइवेट कंपनी के अंदर नंबर ऑफ मेंबर्स 200 से ज्यादा नहीं हो सकते। अब ब्रैकेट में लिखा हुआ है एक्सेप्ट ओपीसी। अभी इसको छोड़ दो, थोड़ी देर में बताता हूँ। पहले आप ये बात समझो कि प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल्स में 3 बातें दी होती हैं, प्रोहिबिशन, रिस्ट्रिक्शन और लिमिटेशन। समझ में आ गई आपको तीनों? उसके बाद आगे क्या बोला गया है? मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल। अगर आपको कोई प्राइवेट कंपनी खोलनी है तो मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल कितनी होनी चाहिए? तो यहाँ पर क्या बोला? कंपनीज एक्ट ने बोल दिया एज में बी प्रिस्क्राइब। यानी कंपनीज एक्ट ने बोला कि हम नहीं बताते कि मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल कितनी चाहिए प्राइवेट कंपनी स्टार्ट करने के लिए। तो फिर कौन बताएगा? यहाँ पर कंपनीज एक्ट ने बोल दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी। प्रिस्क्राइब का मतलब होता है कि रूल्स में बताया जाएगा। जब हम कंपनी लॉ स्टार्ट कर रहे थे, मैंने आपको बताया था लॉ के अंदर हमें एक्ट के साथ साथ रूल्स भी पढ़ने पड़ते हैं, और वो रूल्स कौन बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। तो जब भी कहीं पर भी आपको प्रिस्क्राइब देखने को मिले, इसका मतलब ये बात रूल्स में बताई गई है। तो सेक्शन 2 क्लॉज 68 ने मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल बताने का काम किसको दे दिया? रूल्स को दे दिया। रूल्स कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल्स में क्या कोई लिमिट बताई है, क्या कोई अमाउंट बताई है कि मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल कितनी होनी चाहिए? तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी तक कुछ भी प्रिस्क्राइब नहीं करा, यानी रूल्स में कुछ भी नहीं लिखा, कोई अमाउंट नहीं बताई, कोई अमाउंट नहीं बताई, कोई लिमिट नहीं बताई। इसका मतलब आप चाहो तो 1 रुपए से भी प्राइवेट कंपनी स्टार्ट कर सकते हो। कोई भी मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल प्रिस्क्राइब करी नहीं गई अभी तक। पहले करी गई थी, पहले मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल प्रिस्क्राइब थी, लेकिन फिर बाद में गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट से उस लिमिट को हटा दिया। इसका मतलब साफ साफ नजर आ रहा है कि गवर्नमेंट जो है प्राइवेट कंपनी बनाने को लेकर हमें मोटिवेट कर रही है। तो समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट है डायरेक्टर। तो प्राइवेट कंपनी के अंदर मिनिमम डायरेक्टर कितने हैं? 2, और मैक्सिमम कितने? 15। बाकी डायरेक्टर्स के बारे में बहुत कुछ पढ़ना है, हमें डायरेक्टर्स का अलग से चैप्टर दे रखा है, तो जब उस चैप्टर को पढ़ेंगे तो वहां पर बहुत डिटेल में बात करेंगे। लास्ट पॉइंट देखो, लास्ट में क्या लिखा हुआ है कि जो ओपीसी और स्मॉल कंपनी होती है, ये भी एक प्राइवेट कंपनी होती है। इसका क्या मतलब हुआ? हम देख रहे थे कंपनी 4 टाइप्स की होती है, एक प्राइवेट कंपनी, दूसरी पब्लिक कंपनी, तीसरी ओपीसी और चौथी स्मॉल कंपनी। और अब यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि ओपीसी और स्मॉल कंपनी प्राइवेट कंपनी ही होती हैं। तो फिर ये तो 2 ही क्लासिफिकेशन हो गए, एक प्राइवेट कंपनी, एक पब्लिक कंपनी। तो बिल्कुल सही है। बेसिकली
कंपनी दो ही तरीके की होती है, एक प्राइवेट और एक पब्लिक। अब वो अलग अलग तरीके की प्राइवेट कंपनी होती हैं और अलग अलग तरीके की पब्लिक कंपनी होती हैं, तो उसके हिसाब से प्राइवेट और पब्लिक कंपनी को फर्दर डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे मैं आपको बताऊं, सेक्शन 2 क्लॉज 68 में जितनी बातें हमने पढ़ी हैं, ये एक जनरल प्राइवेट कंपनी के ऊपर लगती है, जबकि स्मॉल कंपनी एक अलग टाइप की प्राइवेट कंपनी है। जो ओपीसी है वो एक अलग टाइप की प्राइवेट कंपनी है। अगर आप जनरल प्राइवेट कंपनी की बात करोगे तो आप सेक्शन 2 क्लॉज 68 देख सकते हो, जबकि अगर आप ओपीसी की बात करोगे तो उसके लिए आपको अलग सेक्शन देखना पड़ेगा। स्मॉल कंपनी की बात करोगे, वो भी प्राइवेट कंपनी है लेकिन एक अलग टाइप की प्राइवेट कंपनी है, उसके लिए आपको एक अलग सेक्शन देखना पड़ेगा। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई कि ओपीसी और स्मॉल कंपनी भी प्राइवेट कंपनी ही होती है। अब ऊपर देखो, आर्टिकल के अंदर 3 पॉइंट लिखे थे, प्रोहिबिशन, रिस्ट्रिक्शन और लिमिटेशन। लिमिटेशन वाले पॉइंट में मैक्सिमम मेंबर बता रखे थे 200। अब ब्रैकेट में देखो क्या लिखा हुआ है, एक्सेप्ट ओपीसी। अब ये बताओ, ओपीसी का मतलब होता है 1% कंपनी, यानी वहां पर मेंबर कितने होने चाहिए, एक, तभी तो वो ओपीसी कहलाएगी, एक से ज्यादा तो नहीं हो सकते। और हमें ये भी पता है ओपीसी एक प्राइवेट कंपनी है, और यहाँ पर बोला जा रहा है कि प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल्स में ये 3 प्रोहिबिशन, रिस्ट्रिक्शन और लिमिटेशन होनी चाहिए। तो पहली दो तो ठीक है, वो तो ओपीसी में भी होगी, लेकिन क्या तीसरा पॉइंट लिमिटेशन वाला ओपीसी के अंदर हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है, वहां पर तो एक ही मेंबर होता है, तो मैक्सिमम 200 की बात कहां से आएगी? इसीलिए लिखा गया है कि ये जो तीसरा पॉइंट है ये ओपीसी के ऊपर अप्लाई नहीं होता, एक्सेप्ट ओपीसी। ओपीसी को इस तीसरे पॉइंट से बाहर करा गया है। तो समझ में आ गया? अब ये ओपीसी के बारे में पढ़ेंगे तब और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा प्राइवेट कंपनी का कॉन्सेप्ट। अब देखो, कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे कि मैंने यहाँ पर कम पढ़ा है, कुछ बातें छोड़ दी, तो मैं आपको पहले ही बता दूं, हम पढ़ रहे हैं अपना काइंड्स ऑफ कंपनीज का चैप्टर, जिसके अंदर हमें सिर्फ डेफिनेशन पढ़नी है। तो मैं डेफिनेशन के साथ थोड़ी बहुत बातें और आपको बताते जा रहा हूँ, बाकी जितनी भी बातें रह जाती हैं इन अलग अलग कंपनीज के बारे में, वो हम आगे आने वाले चैप्टर्स के साथ साथ पढ़ते जाएंगे। जब जिस चीज की रिक्वायरमेंट होगी तब मैं उस चीज के बारे में आपको बता दूंगा। अगर मैं अभी आपको सारी बातें इकट्ठे बता दूं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। कंपनी लॉ को लेकर धीरे धीरे जैसे आपकी समझ बनती जाएगी, वैसे वैसे आपको आगे की बातें आसान लगती जाएंगी, और जो जिस टाइम पर बताना होगा मैं आपको अपने आप ही उस टाइम पर वो बातें बता दूंगा। अब चलते हैं आगे। प्राइवेट कंपनी हमारा हो गया, अब देखते हैं पब्लिक कंपनी। तो पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन हमें गिवन है सेक्शन 2 क्लॉज 71 के अंदर। यहाँ पर सबसे पहली बात क्या लिखी है कि पब्लिक कंपनी के नाम के लास्ट में क्या लिखा होता है, लिमिटेड। हमने देखा था अगर पब्लिक कंपनी का नाम एबीसी है तो उसके लास्ट में लिमिटेड लिखा होना जरूरी है। अब पहला पॉइंट क्या कहता है, अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, यानी पब्लिक कंपनी वो है जो प्राइवेट कंपनी नहीं है। तो मैंने आपको बता दिया कंपनी दो ही टाइप की होती है, या तो पब्लिक या प्राइवेट। तो अगर कंपनी प्राइवेट नहीं है इसका मतलब वो कंपनी पब्लिक है। अब अगर कंपनी प्राइवेट नहीं है तो इसका मतलब प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल्स में जो जो बातें लिखी होती हैं वो पब्लिक कंपनी के आर्टिकल्स में नहीं लिखी होती। तो यहाँ पर तीसरा पॉइंट देखो, पब्लिक कंपनी के आर्टिकल्स में कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, कोई प्रोहिबिशन नहीं होती, कोई लिमिटेशन नहीं होती। इसका मतलब पब्लिक कंपनी जो है पब्लिक को इन्विटेशन दे सकती है, पब्लिक को बोल सकती है कि हमारी सिक्योरिटीज को सब्सक्राइब कर लो, हमारी सिक्योरिटीज खरीद लो। पब्लिक कंपनी के ऊपर कोई भी प्रोहिबिशन नहीं होती इस तरीके की। पब्लिक कंपनी के एग्जिस्टिंग मेंबर अपने शेयर्स को फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हैं, वो जिसको चाहे उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, किसी भी तरीके की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती शेयर ट्रांसफर को लेकर। उसी तरीके से लिमिटेशन कोई नहीं होती पब्लिक कंपनी के मेंबर्स के ऊपर। सेकंड पॉइंट देखो, पब्लिक कंपनी के अंदर मिनिमम मेंबर 7 होने चाहिए, जबकि मैक्सिमम मेंबर की कोई लिमिट ही नहीं है। पब्लिक कंपनी के अंदर अगर आप पब्लिक को इन्वॉल्व करते हो तो फिर वहां पर लिमिट का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि पब्लिक कंपनी के तो हजारों लाखों में मेंबर्स होते हैं, तो वहां पर तो मैक्सिमम लिमिट लगाने का मतलब ही नहीं है। अब बात करें मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल, तो वही सेम प्राइवेट कंपनी वाला हिसाब है। आप चाहे तो 1 रुपए से भी पब्लिक कंपनी स्टार्ट कर लो। सेक्शन 2 क्लॉज 71 ने बोला कि मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल रूल्स बताएंगे, बोल दिया एज में भी प्रिस्क्राइब, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल्स में कुछ लिखा ही नहीं है, नथिंग प्रिस्क्राइब। तो सेम बात है प्राइवेट कंपनी की तरह। आगे देखो लास्ट पॉइंट क्या बोला गया है, सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी इवन दो प्राइवेट विल बी डीम्ड पब्लिक कंपनी। अब ये क्या कह रहा है, इसको समझते हैं एग्जांपल से। ये हमारा एग्जांपल है, यहाँ पर हमारे पास दो कंपनी है, एक है एबीसी लिमिटेड और दूसरी है XYZ प्राइवेट लिमिटेड। नाम से ही समझ में आ रहा है एबीसी एक पब्लिक कंपनी है और XYZ एक प्राइवेट कंपनी है। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, एबीसी लिमिटेड हमारी एक होल्डिंग कंपनी है और XYZ प्राइवेट लिमिटेड हमारी एक सब्सिडरी कंपनी है। होल्डिंग कंपनी क्या होती है, सब्सिडरी कंपनी क्या होती है, ये बात मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल के अंदर हमने देखा था कि कोई भी कंपनी होल्डिंग कैसे बनती है और कोई भी कंपनी सब्सिडरी कैसे बनती है। अगर जिसने वो वीडियो नहीं देखी तो उसके लिए मैं अभी फिलहाल के लिए बता देता हूँ। होल्डिंग का मतलब वो कंपनी जो कंट्रोल कर रही है किसी सब्सिडरी कंपनी को, और सब्सिडरी कंपनी का मतलब वो कंपनी जो कंट्रोल हो रही है किसी होल्डिंग कंपनी के द्वारा। तो कंट्रोल होने वाली कंपनी कहलाती है सब्सिडरी कंपनी और कंट्रोल करने वाली कंपनी कहलाती है होल्डिंग कंपनी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं एबीसी लिमिटेड कंट्रोल कर रही है XYZ प्राइवेट लिमिटेड को। अब बाकी कंट्रोल किस तरीके का होता है, कैसे कंट्रोल किया जाता है, वो हम अपने अगले बेसिस में देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल के अंदर। वहां पर हमें होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी को बहुत डिटेल में पढ़ना है,
तो वहां पर इसके बारे में बात करेंगे। तो इतना हमें समझ में आ गया कि XYZ प्राइवेट लिमिटेड एक सब्सिडरी कंपनी है और ABC लिमिटेड एक होल्डिंग कंपनी है। तो यहाँ पर होल्डिंग कंपनी एक पब्लिक कंपनी है जबकि सब्सिडरी कंपनी एक प्राइवेट कंपनी है। तो अब हम देख क्या रहे थे, क्या लिखा गया था, सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी इवन दो प्राइवेट विल बी डीम्ड पब्लिक कंपनी। इसका क्या मतलब है, ध्यान से सुनो, पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी हमेशा पब्लिक कंपनी ही मानी जाती है, फिर चाहे वो सब्सिडरी प्राइवेट ही क्यों ना हो। यहाँ पर XYZ प्राइवेट लिमिटेड एक प्राइवेट कंपनी है, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि वो सब्सिडरी है एक पब्लिक कंपनी की, इसीलिए उसको भी डीम्ड पब्लिक कंपनी ही माना जाएगा। तो समझ में आ गया आपको, तो यही लिखा था यहाँ पर, सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी इवन दो प्राइवेट विल बी डीम्ड पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी हमेशा पब्लिक कंपनी ही मानी जाती है, फिर चाहे वो सब्सिडरी एक्चुअल में प्राइवेट ही क्यों ना हो। समझ में आ गया, तो ये था हमारा पब्लिक कंपनी। अब देखते हैं नेक्स्ट, ओपीसी, वन पर्सन कंपनी। इसकी डेफिनेशन हमें गिवन है सेक्शन 2 क्लॉज 62 में। तो ओपीसी का मतलब क्या होता है, नाम से क्लियर है, ऐसी कंपनी जिसके अंदर सिर्फ एक पर्सन है। ओपीसी मींस अ कंपनी व्हिच हैज ओनली वन पर्सन एज अ मेंबर। यहाँ पर मिनिमम मेंबर कितना होगा, 1, मैक्सिमम भी कितना होगा, 1। एक से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, अगर एक से ज्यादा मेंबर हो गए तो फिर वो ओपीसी तो कहलाएगी नहीं, वो तो एक जनरल प्राइवेट कंपनी कहलाएगी। मैंने आपको पहले ही बता दिया, ओपीसी एक प्राइवेट कंपनी ही होती है, लेकिन एक स्पेशल टाइप की प्राइवेट कंपनी होती है। अगर किसी एक पर्सन को कंपनी खोलनी है तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने उसको ओपीसी खोलने का ऑप्शन दिया है, वो चाहे तो वन पर्सन कंपनी खोल सकता है। ओपीसी के अंदर मिनिमम डायरेक्टर भी 1 होता है, और जब तक ये 1 पर्सन जो कि मेंबर है वो किसी डायरेक्टर को अपॉइंट ना कर ले, तब तक जो है उसी मेंबर को कंपनी का फर्स्ट डायरेक्टर माना जाता है। यानी जो डायरेक्टर है और मेंबर है वो सेम पर्सन भी हो सकता है। ये तो हमने देखा ही है कि मेंबर जो है वो कंपनी के डायरेक्टर भी हो सकते हैं, क्योंकि कंपनी अलग है और मेंबर अलग है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, सबसे पहली बात, ओपीसी के अंदर सिर्फ एक ही मेंबर होगा, एक से ज्यादा नहीं हो सकता। लेकिन क्या ओपीसी के अंदर एक से ज्यादा डायरेक्टर हो सकते हैं? तो बिल्कुल, जिस तरीके से प्राइवेट कंपनी के अंदर मैक्सिमम 15 डायरेक्टर होते हैं, उसी तरीके से ओपीसी भी एक प्राइवेट कंपनी है, तो यहाँ पर भी मैक्सिमम डायरेक्टर 15 हो सकते हैं। तो समझ में आ गया। आगे देखो, MOA of OPC shall indicate name of nominee which can be changed। तो ओपीसी का जो MOA बनता है उसके अंदर नॉमिनी का नाम लिखा होना बहुत जरूरी है। जब भी ओपीसी बनाते समय उसका मेमोरेंडम बनाया जाएगा तो उसके अंदर नॉमिनी का नाम लिखना कंपलसरी है। अब ऐसा क्यों बोला गया, क्योंकि ओपीसी के अंदर सिर्फ एक मेंबर होता है। अब अगर कल को उस मेंबर को कुछ हो जाए तो कंपनी कौन संभालेगा, उसके पीछे कंपनी का कोई नॉमिनी भी तो होना चाहिए। तो इसीलिए पहले ही बोल दिया जाता है कि जब भी ओपीसी बनेगी, उसका MOA बनेगा, तो उसमें नॉमिनी का नाम लिखा होना कंपलसरी है। हाँ, लेकिन उस नॉमिनी के नाम को बाद में बदला भी जा सकता है, विच कैन बी चेंज। वो नॉमिनी का नाम बाद में चेंज भी करा जा सकता है, बस नाम लिखा होना जरूरी है। लास्ट है हमारा, नॉट अलाउड टू बी सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया है, कंपनीज एक्ट के अंदर जो सेक्शन 8 है उसके अंदर नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी के बारे में बता रखा है। यानी ऐसी कंपनी जो चैरिटी करती हैं, वेलफेयर करती हैं, जिनका पर्पस प्रॉफिट कमाने का नहीं होता। तो यहाँ पर क्या बोला गया कि जो ओपीसी है वो कभी भी सेक्शन 8 कंपनी नहीं बन सकती। यानी ओपीसी कभी भी चैरिटी वाली कंपनी नहीं बन सकती, ओपीसी कभी भी नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी नहीं बन सकती, क्योंकि ओपीसी के अंदर एक ही मेंबर होता है और एक मेंबर करते करते कितनी चैरिटी कर लेगा, ज्यादा तो नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए पहले ही क्लियर कर दिया कि ओपीसी कभी भी सेक्शन 8 कंपनी नहीं बनेगी। तो हमने ओपीसी भी देख लिया, बाकी ओपीसी के बारे में बहुत कुछ पढ़ना है, वो हम इनकॉर्पोरेशन वाले चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट है स्मॉल कंपनी। इसकी डेफिनेशन हमें गिवन है सेक्शन 2 क्लॉज 85 के अंदर। ये बात तो हमें पता है कि स्मॉल कंपनी भी एक प्राइवेट कंपनी होती है, तो पहली लाइन यही लिखी हुई है, स्मॉल कंपनी मींस अ कंपनी अदर देन अ पब्लिक कंपनी। स्मॉल कंपनी का मतलब एक ऐसी कंपनी जो पब्लिक कंपनी नहीं है। इसका मतलब वो कौन सी कंपनी है, वो एक प्राइवेट कंपनी है। अब प्राइवेट कंपनी को स्मॉल कंपनी बनने के लिए 2 कंडीशंस पूरी करनी होती हैं। पहली कंडीशन है पेड अप शेयर कैपिटल वाली, और दूसरी कंडीशन है टर्नओवर वाली। बीच में लगा हुआ है एंड, इसका मतलब दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने स्मॉल कंपनी की दोनों कंडीशन लिख दी हैं, बहुत इजी करके लिख दिया है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। पहली कंडीशन है हमारी पेड अप शेयर कैपिटल के ऊपर। क्या बोला गया है, स्मॉल कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, नॉट एक्सीड 50 लाख। इसका मतलब लेस देन और इक्वल टू 50 लाख हो सकती है, और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब, या फिर कोई एक हायर अमाउंट प्रिस्क्राइब करी जा सकती है। अब ये प्रिस्क्राइब कौन करेगा, प्रिस्क्राइब करी जाती है रूल्स में, और कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने हायर अमाउंट प्रिस्क्राइब करी है 4 करोड़। तो अब हम ये कह सकते हैं कि स्मॉल कंपनी का मतलब एक ऐसी कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से ज्यादा ना हो। ये बात कंपनीज एक्ट के सेक्शन ने बताई, और साथ में एक और बात लिख दी कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो रूल्स में इस 50 लाख से ज्यादा कोई हायर अमाउंट भी प्रिस्क्राइब कर सकती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने 4 करोड़ प्रिस्क्राइब कर दिया। तो जैसे ही 4 करोड़ प्रिस्क्राइब हुआ, वैसे ही 50 लाख वाली अमाउंट की कोई रेलेवेंस नहीं रह गया।
तो अब फाइनली ये कहा जा सकता है कि वो सभी कंपनीज जिनकी पेड अप शेयर कैपिटल 0 से 4 करोड़ तक है, वो सभी हमारी स्मॉल कंपनी की इस कंडीशन को पूरा करती हैं। अब यहाँ पर कंपनीज एक्ट ने एक और बात बोल दी। कंपनीज एक्ट ने रूल्स के अंदर प्रिस्क्राइब करने वाली अमाउंट के ऊपर एक लिमिट भी लगा दी और बता दिया कि जो मैक्सिमम अमाउंट प्रिस्क्राइब करी जा सकती है वो 10 करोड़ तक हो सकती है। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट 10 करोड़ से ज्यादा प्रिस्क्राइब भी नहीं कर सकती। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने 4 करोड़ प्रिस्क्राइब करा है, हो सकता है अगले साल 6 करोड़ कर दे, 8 करोड़ कर दे, लेकिन मैक्सिमम कितना कर सकती है? 10 करोड़। और 50 लाख से कम भी नहीं कर सकती, क्योंकि 50 लाख तक तो कंपनीज एक्ट के सेक्शन नहीं बता दिया। तो ये हो गई हमारी पहली कंडीशन पेड अप शेयर कैपिटल को लेकर। अब देखते हैं टर्नओवर वाली कंडीशन। यहाँ पर क्या बोला गया है? टर्नओवर जो है वो नॉट एक्सीड 2 करोड़। टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब लेस देन और इक्वल टू 2 करोड़ होगी तो काम चल जाएगा। वही ऊपर वाला हिसाब है, सिर्फ नंबर बदले हुए हैं, बाकी सेम लॉजिक से कंडीशन बताई हुई है। टर्नओवर जो है वो नॉट एक्सीड 2 करोड़, 2 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर नहीं होनी चाहिए, और सच हायर अमाउंट एज में बी प्रिस्क्राइब, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है 2 करोड़ से ज्यादा अमाउंट प्रिस्क्राइब कर सकती है। और यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने टर्नओवर को लेकर 40 करोड़ प्रिस्क्राइब कर रखा है। तो जैसे ही 40 करोड़ प्रिस्क्राइब हुआ वैसे ही हम कह सकते हैं कि 2 करोड़ वाली कंडीशन की कोई रेलेवेंस नहीं है। सीधे सीधे ये कहा जा सकता है कि अगर किसी प्राइवेट कंपनी की टर्नओवर 40 करोड़ या उससे कम है तो वो प्राइवेट कंपनी हमारी स्मॉल कंपनी कहलाएगी। अब इसमें भी मैक्सिमम लिमिट बता दी कि कितनी मैक्सिमम प्रिस्क्राइब करी जा सकती है। मैक्सिमम लिमिट यहाँ पर है 100 करोड़। सेंट्रल गवर्नमेंट मैक्सिमम 100 करोड़ तक प्रिस्क्राइब कर सकती है। अभी 40 करोड़ प्रिस्क्राइब करा है, आने वाले दिनों में इसको बढ़ा भी सकती है, लेकिन 100 करोड़ से ज्यादा नहीं कर सकती। तो ये हो गया हमारे टर्नओवर वाली कंडीशन। बीच में लगा है एंड, इसका मतलब दोनों की दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए, एक पूरी होने से काम नहीं चलेगा। तो यहां पर भी यही लिखा हुआ था। तो वही सारी बातें जो अभी हमने देखी, आप इसको पढ़ सकते हो। तो ये हो गई हमारी स्मॉल कंपनीज की डेफिनेशन। अब देखो यहाँ पर कुछ कंपनीज ऐसी बताई हैं जो कभी भी स्मॉल कंपनीज नहीं हो सकती। पहली है होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी। अगर कोई कंपनी होल्डिंग कंपनी है या फिर कोई कंपनी सब्सिडरी कंपनी है तो वो कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं कहलाएगी, क्योंकि वहां पर आप इनको स्मॉल नहीं कह सकते। ये कोई छोटी कंपनी नहीं है। अगर आप सब्सिडरी को होल्डिंग के साथ जोड़ोगे तो बड़ी कंपनी हो जाएगी, होल्डिंग को सब्सिडरी के साथ जोड़ोगे तो बड़ी कंपनी हो जाएगी। उसी तरीके से सेक्शन 8 कंपनीज कभी भी स्मॉल कंपनीज नहीं हो सकती। और लास्ट है हमारी अ कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट गवर्न्ड बाय एनी स्पेशल एक्ट, यानी वो सभी कंपनीज और बॉडी कॉर्पोरेट जो किसी स्पेशल एक्ट से बनी है। हमने पढ़ा था ना स्टैट्यूटरी कंपनी, यानी वो कंपनी जो स्पेशल एक्ट से बनती है। तो यहाँ पर उन्हीं कंपनीज की बात हो रही है, यहाँ पर स्टैट्यूटरी कंपनीज की ही बात हो रही है, वो कभी भी स्मॉल कंपनीज नहीं कहलाती। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट। कंपनी का मतलब तो आपको पता है। अब बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है तो इसके बारे में जो है हमें अलग से पढ़ना है। अलग से बॉडी कॉर्पोरेट के ऊपर एक डेफिनेशन दे रखी है, वो हम पढ़ेंगे अपनी आगे आने वाले टॉपिक के अंदर। तो वहां पर मैं आपको समझाऊंगा बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है। तो आप इतना समझ लो, 3 तरीके की कंपनीज को कभी भी स्मॉल कंपनीज नहीं कहा जाएगा। पहली होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी, दूसरी सेक्शन 8 वाली कंपनीज, और तीसरी ऐसी कंपनीज जो किसी स्पेशल एक्ट से बनी होती हैं। तो यहाँ पर ये हमारा स्मॉल कंपनी का टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो ये हमने समझ लिया मेंबरशिप के बेसिस पर कितने तरीके की कंपनीज होती हैं। अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल के बेसिस पर हमारी ये 5 तरीके की कंपनीज होंगी: होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी, सिस्टर कंपनी और ग्रुप कंपनीज। तो सबसे पहले देखते हैं होल्डिंग कंपनी, जो हमें गिवन है सेक्शन 2 क्लॉज 46 में।